नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सोमनाथ मंदिर के बार बार पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किया। श्री मोदी ने कहा, ये पर्व भारत माता की उन अनगिनत संतानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के सिलसिले में 6 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% रहने का अनुमान। ये सरकार के 7.4% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक वैश्विक संगठनों से अपना नाम वापस लिया। और पीवी सिंधु मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज से पूरे उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ शुरू हुआ। इस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1000 कृपया इसको दोबारा सुन लें। इस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जनवरी 1026 को हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी वर्ष पुनर्निर्मित मंदिर के 1951 में दोबारा खुलने की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट। हर हर भोले और जय सोमनाथ के जयकार, शंखनाद और डमरुओं की गूंज से आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का प्रांगण शिवमय हो उठा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के मंत्रियों की उपस्थिति में 72 घंटों के लगातार अखंड ओंकार जाप के प्रारंभ के साथ आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विधिवत शुभारंभ किया गया। समूचे गुजरात से आए लगभग 2500 ऋषि कुमार अगले 72 घंटों तक लगातार अखंड ओंकार जाप और वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। देश भर के शिव मंदिरों में आज एक साथ मंत्रोच्चार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए राज्य के 4 महानगरों से सोमनाथ के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। अगले 4 दिनों तक होने वाले इस महोत्सव के बारे में बात करते हुए गुजरात के कैबिनेट मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि यह आयोजन साल भर चलने वाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा है। 11 तारीख को माननीय मोदी साहब भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। 1 लाख के आसपास लोग भी इस सभा में जुड़ने वाले। पूरे वर्ष ये कार्यक्रम रहेंगे। पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी शिव मंदिर है वहाँ भी ओमकार के जाप हो। आध्यात्मिक महत्व से परे यह महोत्सव सोमनाथ के 1000 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और विजय गाथा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वाभिमान पर्व भारत माता की उन अनगिनत संतानों को याद करने का अवसर है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनवरी 1026 में सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि बार बार आक्रमणों के बावजूद भक्तों की अटूट आस्था और भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सोमनाथ का बार बार पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की झलकियां साझा की। उन्होंने नागरिकों से #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ अपनी यादें साझा करते हुए उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा ने कहा है कि प्रगति कार्यक्रमों ने देश में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को नई गति प्रदान की है। आकाशवाणी को दिए विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकीय विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण का मूलाधार है। श्री गाबा ने बताया कि प्रगति योजना के अंतर्गत समीक्षा की जाने वाली कुछ परियोजनाओं का चयन स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि चिनाब रेल पुल, नवी मुंबई हवाई अड्डा और असम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बोगीबील पुल सहित
कई वर्षों से बाधित प्रतिष्ठित परियोजनाओं को प्रगति योजना के जरिए गति मिली है। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। खेल और युवा कार्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़कर नेतृत्व करने, चुनौतियों का सामना करने और देश के भविष्य के निर्माण की रूपरेखा में योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कार्यक्रम में देश भर के युवा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार साझा करेंगे। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में एडिशन करके 2O के रूप में इस बार 2026 में हो रहा है। देश के युवाओं के लिए ये इसलिए आइडियल है कि सारे देश में माई भारत के प्लेटफॉर्म पर विकसित भारत के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन करा गया। एक हैकाथॉन का भी डिजाइन फॉर इंडिया ऐसे डिजाइन की भी कंपटीशन हुई थी, उसको भी यहाँ आमंत्रित करा गया है। देश की डाइवर्सिटी को बताती हुई कल्चरल टैलेंट को भी हमने कंपटीशन के द्वारा आइडेंटिफाई करके प्लेटफॉर्म दिया है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य केवल नीतियों या संस्थानों से ही नहीं, बल्कि युवा नागरिकों की कल्पना, दृढ़ विश्वास और साहस से आकार लेगा। विकसित भारत के जो 25 साल का काल है, ये 25 साल में ये युवाओं को विकसित भारत की जर्नी का एक पार्ट बनाना है, उनके विचार का भारत बनाना है। इसलिए ये युवा उनकी शक्ति का उपयोग नेशन फर्स्ट, जब देश के नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे, तब इस देश को आगे बढ़ते कोई नहीं रोक पाएंगे। तो ये युवा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से ही युवा निर्माण करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों से अधिक रहने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। इससे पहले यह अनुमान 7.4% का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय में व्यापक वृद्धि की संभावना है। HDFC बैंक की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 में कर संग्रह में भी व्यापक बढ़ोतरी हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज बिहार सहित कई राज्यों में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई मंगलवार तक बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 13 जनवरी को सुनवाई फिर से शुरू होगी। इससे पहले मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने पीठ को बताया था कि उसके पास मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है। प्रवर्तन निदेशालय ED फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में संलिप्त संगठित गिरोह के खिलाफ देश भर में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि शुरुआत में इस घोटाले का पता भारतीय रेलवे के नाम से चला था। बाद में जांच के दौरान 40 से अधिक सरकारी संगठनों के नामों का भी खुलासा हुआ। इसमें वन विभाग, रेलवे भर्ती बोर्ड, भारतीय डाक, आयकर विभाग, उच्च न्यायालय, लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्थान सचिवालय सहित अन्य विभागों के नाम शामिल हैं। 6 राज्यों के 13 शहरों के 15 स्थानों पर ये तलाश अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, केरल में एर्नाकुलम, पंडालम, अडूर और कोडूर, तमिलनाडु में चेन्नई, गुजरात में राजकोट, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में ये अभियान चलाया जा रहा है। कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापे के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने आज सुबह उनके घर और कार्यालय दोनों पर तलाश अभियान चलाया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता ममता बनर्जी ने कहा कि प्रतीक जैन पार्टी कार्यकर्ता हैं और आरोप लगाया कि जांच की आड़ में उनकी पार्टी की उम्मीदवार सूचियों जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी ने पहले भी कई मौकों पर जांच प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज अरुणाचल प्रदेश से आए छात्रों के एक समूह ने मुलाकात की। इन छात्रों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन का दौरा भी किया। राष्ट्रीय एकता यात्राएं युवाओं के लिए शैक्षिक और प्रेरक यात्राएं हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें देश की समृद्ध विरासत से परिचित कराना है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 1 वर्ष से बिना वैध वीजा के राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे 548 विदेशी नागरिकों की पहचान की है। बाहरी उत्तरी जिले के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि इन्हें निर्वासन के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें सबसे अधिक 380 लोग बांग्लादेश के हैं, 111 नाइजीरिया और 13 घाना के हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र निकायों और भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिका के हितों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका की सदस्यता वापस लेना शीर्षक वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री ट्रंप ने कहा कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भाग लेना या किसी भी तरह से उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के खिलाफ है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीलंका की यात्रा के पहले दिन उच्च स्तरीय वार्ता की। उन्होंने श्रीलंका के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से बातचीत की। इस दौरान आपसी रक्षा सहयोग के बारे में चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान और श्रीलंका सेना को ठोस समर्थन देने पर भी बातचीत हुई। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश बनाने में सेना की अहम भूमिका पर जोर दिया और श्रीलंका के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भाषण देते हुए मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस में खास और नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने की बात कही। कोलंबो में अपने कार्यक्रमों के दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीलंका के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग बढ़ाने के साथ साथ रीजनल सिक्योरिटी पर भी फोकस किया गया। जनरल द्विवेदी ने श्रीलंका के आर्मी कमांडर के साथ भी मुलाकात की और मिलिट्री गाड़ियां, एम्बुलेंस और ट्रेनिंग सिमुलेटर सौंपे, जिससे भारत श्रीलंका डिफेंस पार्टनरशिप में और मजबूती देखी जा सकती है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के आतंकरोधी प्रयासों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 56वें अध्यक्ष माइक जॉनसन का आभार व्यक्त किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के तेजगांव में कल रात हुई गोलीबारी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP से संबंधित संगठन के एक नेता की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीजुर रहमान मुसब्बीर के रूप में हुई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भारत की PV सिंधु ने कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने आज जापान की तोमोको मियाजाकी को हराया। रोमांचक मुकाबले में 32 से मात दी। सिंधु चौथी बार मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी शीतलहर की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के सभ्यतागत संकल्प ने सोमनाथ मंदिर के बार बार पुनर्निर्माण को सुनिश्चित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के सिलसिले में 6 राज्यों में 15 स्थानों पर छापेमारी की। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% रहने का अनुमान, ये सरकार के 7.4% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक वैश्विक संगठनों से अपना नाम वापस लिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।